गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12 के लिए फिजिक्स में ऑल्टरनेटिंग करंट में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और आइए स्टार्ट करते हैं। इन ए सीरीज एल आर सर्किट एक्स एल इज इक्वल टू आर एंड पावर फैक्टर ऑफ सर्किट इज P1 when capacitor with capacitance C such that XL is equal to XC is put in series. The power factor becomes P2. The power factor becomes P2. Calculate P1 by P2. ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अभी सीरीज एल आर सर्किट है जिसके अंदर एक तो सॉलिनॉइड है और एक सिर्फ रेजिस्टेंस है। इसका पावर फैक्टर जो है इज P1. सो P1 इज इक्वल टू कॉस फाई 1 इज इक्वल टू R बाय Z1। ये है XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। As XL equals to R, therefore P1 R by XL square, यहाँ भी XL square, this is R root 2, 1 by root 2। ठीक है जी। नेक्स्ट केस में इस तरह से दिया हुआ है XC XL as XL is equal to XC here, therefore इस केस में Z2 will be equal to R। P2 power factor R divided by Z2, this is R by R is equal to 1, therefore P2 will be equal to 1, therefore P1 by P2 is equal to 1 upon root 2। क्लियर है ये? तो 1 upon root 2 is the answer। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। A resistor R and an element X are connected in series to an AC source of voltage. The voltage is found to lead the current in phase by pi by 4। ठीक है, ये 45 डिग्री से आगे है। Now if X is replaced by another element Y, the voltage lags behind।
द करंट बाय पाई बाय 4। ठीक है, अगर x की जगह y आ जाए। आइडेंटिफाई एलिमेंट्स x एंड y। when both x and y are connected in series with R to same source, will power dissipated in circuit be maximum? ठीक है, और मिनिमम। ठीक है जी, क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टेंस, उसके साथ एक एलिमेंट एक्स है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज एसी सोर्स के साथ। तो नेट वोल्टेज इज फाउंड टू लीड द करंट इन फेस। ठीक है, तो देखते हैं इसको। व्हेन एक्स इज कनेक्टेड with R, voltage leads current by pi by 4, therefore X must be an inductor, क्योंकि इंडक्टर एक केस में वोल्टेज लीड करती है। therefore इस केस में हम लगाएंगे tan pi by 4 XL by R। tan pi by 4 1 होता है, therefore XL की वैल्यू आ जाती है R। when only Y is connected, when only y is connected with R। ठीक है ना, जब सिर्फ y कनेक्टेड होगा, वोल्टेज लैग कर रही है, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय पाई बाय 4। तो लैग किस में करती है वोल्टेज? जब सिर्फ कैपेसिटर होता है, therefore y इज कैपेसिटर, therefore tan pi by 4 xc by r 1 is equal to xc by r, therefore xc is equal to r। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। नाउ both x and y are connected in series with R, therefore अब हमें क्या पता करना है इसमें? x और y आइडेंटिफाई हो गए, x और y को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो therefore XL जो है वो XC के बराबर है, और Z जो है दैट इज इक्वल टू R। दिस सर्किट इज इन रेजोनेंस, क्योंकि XL और XC बराबर हो गए, therefore current is maximum, power dissipation is maximum। ठीक है ना, पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी? तो जब रेजोनेंस में होता है तो पावर डिसिपेशन इज मैक्सिमम, एज cos फाई इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है जी, क्लियर होनी चाहिए बात ये भी। अगर ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं जिसमें एक एक करके आपको दिया हो कि एक केस में सिर्फ एक एलिमेंट लगा, दूसरे केस में दूसरा एलिमेंट लगा, इसी तरीके से हमें उनका एक्सल और एक्सी फाइंड करना है और फिर फाइनली उसको हमें सीरीज में लगाना है नेट के साथ।
तो क्लियर है आई थिंक ये, ठीक है। थर्ड पे आ जाते हैं। गिवन बिलो आर टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स ए एंड बी। एक्स एल इज इक्वल टू 3R, यहाँ रेजिस्टेंस आर है। एक्स एल इज इक्वल टू 3R, रेजिस्टेंस आर है। एक्स इज इक्वल टू आर। दिस इज सर्किट ए, दिस इज सर्किट बी। कैलकुलेट रेशो ऑफ पावर फैक्टर ऑफ सर्किट बी टू पावर फैक्टर ऑफ सर्किट ए। ठीक है, सर्किट ए में और सर्किट बी में हमें पावर फैक्टर पता करना है, और हम यहाँ कैलकुलेशन करते हैं फॉर सर्किट ए। जेड ए इज आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस 9R²। दिस इज R√10 cos phi ऑफ ए, R बाय जेड ऑफ ए, तो 1/√10। Now for circuit B, Z of B is root R² plus XL minus XC का होल स्क्वायर। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। R², XL कितना है 3R माइनस R 2R का स्क्वायर। दिस इज R√5। cos phi B, this is R by Z of B, this is 1/√5। therefore cos phi of B on cos phi of A, 1/√5, 1/√10, आंसर इज √2। क्लियर है ये? तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ए और बी में cos phi की वैल्यू किस तरह से डिफाइन की गई है। cos phi जो है वो R बाय जेड होता है। तो cos phi की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पता कर रहे हैं R बाय जेड है, R की वैल्यू आ रही है, और Z जो है वो हम यहाँ पे R² प्लस XL² से पता करेंगे ए पार्ट में, और B के अंदर उसको हम R² प्लस XL माइनस XC के थ्रू पता करेंगे। तो कैलकुलेशन पे बेस्ड है बेसिकली, है ना। तो अगर आपने कैलकुलेशन सही कर ली इसके अंदर, तो आंसर हमारा ठीक आ ही जाएंगे इसके अंदर। तो होपफुली क्लियर है सबको ये किस तरह से करना है, ठीक है। चेक कर लीजिए इसको, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर किसी को। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर फिर हम। माइक्रोफैरेड कैपेसिटर is connected to a 220 volt 50 hertz source. Find the capacitive reactance and current, RMS and peak.
in circuit if frequency is doubled. अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, what happens to capacitive reactance and current? ठीक है, तो ये इसको स्टार्ट करते हैं। 15 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, दिस इज 15 माइक्रोफेरेड। वोल्टेज जो है दैट इज VRMS, इट इज 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 50 हर्ट्ज, so XC, this is 1 by omega C, so 2 pi mu C, this is 100 pi into 15 into 10 की पावर -6, ये 1500 पाई, 10 की पावर 4 बाय 15 पाई। ठीक है, इसकी वैल्यू हम पता कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 3.14, so approximately this is 212 ohms। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अभी इसके अंदर हमें करंट पता करना है, तो IRMS इज इक्वल टू VRMS बाय XC। VRMS क्या है, 220 बाय 212 एम्पियर, so this is 220 divided by 212, 1.04 एम्पियर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। therefore पीक वैल्यू निकालनी है, IRMS इक्वल टू I0 बाई √2। I0 की वैल्यू आ जाएगी IRMS √2, दिस इज 1.04 √2 एम्पियर। इसको भी फाइंड कर लेते हैं, 1.04 इंटू 1.414, दिस इज 1.47 एम्पियर। ठीक है जी, तो आ गया। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल कर देते हैं, इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड as x of c is inversely proportional to frequency, therefore xc becomes half, and जो करंट है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय XC है, therefore करंट बिकम्स डबल्ड। एक XC की वैल्यू हाफ हो जाएगी, करंट बिकम्स डबल। ठीक है जी, तो इसको हम ध्यान रखेंगे, XC की वैल्यू हाफ हो गई एंड करंट बिकम्स डबल। क्लियर है ये? आइए नेक्स्ट पे आते हैं। चेक कीजिए इसको कैसे है ना। एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय ओमेगा सी होती है ना, ओमेगा में ही आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो एक्सी कम ही होगा ना, हाफ हो जाएगा। और अगर एक्सी हाफ हो जाएगा तो करंट उसी हिसाब से डबल हो जाएगा। या ऐसे समझ लो, या एक्सी को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, वोल्टेज इंटू ओमेगा सी। तो ओमेगा अगर फ्रीक्वेंसी डबल होगी तो करंट भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यार, साइनोसॉइडल voltage of peak value 283 volt and frequency 50 hertz is applied to a series LCR circuit in which R is equal to 3 ohms, L is equal to 25.48 millihenry,
and C is equal to 796 microfarad. Now find impedance of circuit. B part. Phase difference between voltage across source and current. C part है power dissipated in circuit. Power dissipated in circuit. D part है power factor. ठीक है बेटा, स्टार्ट हम ऐसे करेंगे, बट ये वोल्टेज दे रखी है हमें पीक वैल्यू 283, इससे हम स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सीरीज एलसीआर में वैल्यूज लिख लेते हैं, फिर सब कुछ पता ही तो करना है हमें। तो आइए देखते हैं इसके अंदर। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 283 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 50 हर्ट्ज, आर कितना है 3, एल 25.48 मिली हेनरी। ठीक है जी, 796 माइक्रोफैरेड, कैपेसिटर इज 796 माइक्रोफैरेड। क्लियर। अब इसके अंदर हम वो सब पता करते हैं वैल्यूज। एक्स एल इज ओमेगा एल, 25.48 10 की पावर -3 ओम्स। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 100 इंटू 3.14, 25.48 10 की पावर -3 ओम्स। कैलकुलेट करते हैं 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 25.48, तो ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 80 इंटू 10 की पावर -3 ओम्स। दिस इज 8 ओम्स। सिमिलरली हम एक्स सी कैलकुलेट करेंगे, 1 बाय ओमेगा सी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू सी, 796 इंटू 10 की पावर -6, 100 पाई इंटू 796 10 की पावर 4 बाय पाई इंटू 796। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 796, दिस इज 4, अप्रोक्सीमेटली 4 ओम्स। ठीक है, तो हमने एक्सएल एक्सी ये सब पता कर लिया, आर हमें गिवन ही था, देयरफॉर जेड। सबसे पहले फर्स्ट पार्टी करते हैं, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, आर 3 का स्क्वायर प्लस एक्स एल 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, so z इज इक्वल टू 5 ओम्स। z आ गया। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। इम्पीडेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज क्रॉस सोर्स एंड करंट। सो कॉस फाइव tan फाइव हम पता करते हैं, tan फाइव एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर। एक्स एल है 8 माइनस 4 बाय आर इज 3, 4/3। तो आपको ध्यान होगा इसमें 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। वैसे 5 की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3, बट अगर आपको पता है ट्रिपलेट 3 4 5, दिस इज 37 डिग्री, दिस इज 53 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 53 डिग्रीज। देयरफॉर वोल्टेज लीड्स करंट बाय 53 डिग्री। ठीक है जी,
सेकंड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी में क्या, पावर डिसिपेटेड इन सर्किट, ए एंड बी, सी पार्ट पावर डिसिपेटेड इन सर्किट. पी एवरेज इज, ये वैल्यू आएगी बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई. ठीक है जी. ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप, वी आर एम एस आई आर एम एस को लिख लीजिए वी आर एम एस बाय जेड कॉस फाई. सो वी आर एम एस इज वी नॉट बाय रूट 283 बाय रूट 2 का स्क्वायर इंटू 1 बाय जेड, जेड इज 5 cos 5 r by z. दिस इज 283 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 बाय 5 इंटू r कितना है 3, z है 5. ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. पी एवरेज इक्वल्स टू 283 to 283 divided by 2 divided by 25, 4805 watt. ठीक है जी, ये आ गया एवरेज पावर डिसिपेशन. पावर फैक्टर cos phi is equal to power factor. This is r by z. What is r? 3. What is z? 5. So cos phi, which is power factor, is equal to 0.6. Yes, phi नहीं पता करना. This is 0.6. चेक कीजिए बेटा इसको आप. चेक कर लीजिए. वी नॉट गिवन था, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, आर एल सी गिवन था, एक्सएल की वैल्यू निकाल ली हमने मल्टीप्लाई करके, ओमेगा और एल को एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर नेट इम्पीडेंस फाइंड कर ली, tan फाइव किया फाइंड, पी एवरेज जिसका फॉर्मूला हमें पता था, और पावर फैक्टर. ठीक है, हाँ जी सर एक बार बी पार्ट दोबारा से बता दो. बेटा. बी पार्ट में उसने देखो क्या बोला हुआ, पता करने के लिए फेज डिफरेंस पता करना है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो वो फाई होता है फेज डिफरेंस. tan फाई जो है दैट इज एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर. तो एक्सएल की वैल्यू, एक्सी की वैल्यू, आर की वैल्यू डाल दी, tan फाई 4/3 है. अगर आपको आंसर नहीं आता इसका, अगर आपको ये पता नहीं है कि ये 53 डिग्री होता है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो. ठीक है, वैसे ये ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का. यहाँ से आप चेक कर लीजिए सारी वैल्यू, साइन कॉस टैन सबकी भी मिल जाएंगी यहाँ पे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें. नंबर 6, give analogies between some important mechanical and electrical quantities. ये हम एक एनालॉगी देख लेते हैं कि किसके रेफरेंस से क्या चीज बनती है सिस्टम में. ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं मैकेनिकल सिस्टम. स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है ना मैकेनिकल में, वैसा. यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम. जैसे फर्स्ट इज मास, इधर है फर्स्ट में इंडक्टेंस L,
जहाँ मास आ रहा है उसकी जगह पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एल रिप्रेजेंट होता है। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट विच इज एक्स, तो यहाँ उसकी जगह पे रिप्रेजेंट होता है चार्ज। थर्ड, वेलोसिटी विच इज डी एक्स बाई डी टी, इधर उसकी जगह पे रिप्रेजेंट होगा करंट, डी क्यू बाई डी टी। फोर्थ है फोर्स कांस्टेंट, के, यहाँ पे इसकी जगह होगा रेसिप्रोकल कैपेसिटेंस, दिस इज 1 बाय सी इज इक्वल टू वी बाय क्यू। फिफ्थ, मैकेनिकल एनर्जी, E, this is equal to half kx square plus half mv square। यहाँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनालॉगी यूज होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, यू से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज क्यू स्क्वायर बाई 2c प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जेईई मेन में लास्ट टाइम इस पे क्वेश्चन था, किससे आप किसको रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम। एट एन एयरपोर्ट person is made to walk through a door way of a metal detector for security reasons। If they are carrying a metal, anything made of metal, the metal detector emits sound। ठीक है जी, on what principle does this detector work? On what principle does this detector work? Actually ये आप सबने फील किया होगा, कभी आप किसी मॉल में जाते हैं या किसी यहाँ एयरपोर्ट पे जाते हैं या कहीं भी किसी भी ऐसी जगह जा रहे हैं जब बहुत सारे, जब क्राउडेड प्लेस होता है तो वहाँ मेटल डिटेक्टर्स लगे होते हैं, मॉल्स में तो लगे ही होते हैं। तो वहाँ पे क्या, इफ़ यू कैरिंग एनीथिंग मेड ऑफ मेटल, तो मेटल डिटेक्टर जो कुछ साउंड एमिट करता है, तो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। तो ये क्वेश्चन आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है कभी भी। ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस के ऊपर बेस्ड है, एसी सर्किट्स की। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस इन एसी सर्किट्स। एक्चुअली क्या है, जिस आप डोर से आप पास कर रहे हो, वो डोर बेसिकली इट इज नथिंग बट इट इज ए कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स कनेक्टेड विद ए कैपेसिटर, एंड बिफोर यू एंटर थ्रू इट, इट इज इन रेजोनेंस, वो ऑलरेडी रेजोनेंस में है। अगर आप उस कुछ मेटल लेके जाते हैं उसमें से पास करते हैं, तो बिकॉज वो कॉइल है, कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स, अगर उस कॉइल में एक मेटल आएगा, मेटल आने से उसकी सेल्फ इंडक्टेंस में चेंज आ जाएगा। जैसे ही सेल्फ इंडक्टेंस में चेंज आएगा तो करंट जो है सर्किट में वो चेंज हो जाएगा। तो जो चेंज ऑफ करंट होता है ड्यू टू दैट, तो इट मेटल डिटेक्टर जो होता है वो जो सर्किट है दैट इज एमिटिंग अ साउंड। ठीक है, क्लियर है ये।
It is based on the principle of resonance in AC circuits. Already before you enter that system, it is already is in resonance. जैसे आप enter कर रहे हो, if you're carrying a metal piece, if you're not carrying anything, तो आप pass कर जाओगे क्योंकि वो resonance में ही रहेगा. But in case if you are carrying something made up of metal, तो उससे क्या, because you are passing through a coil, आप coil में से enter कर रहे हो, तो मेटल के होने की वजह से उसकी सेल्फ इंडक्टेंस में चेंज आएगा. जैसे ही सेल्फ इंडक्टेंस में चेंज आ जाएगा, वो सिस्टम रेजोनेंस से हट जाएगा और उसमें करंट चेंज हो जाएगा. जैसे ही करंट चेंज होगा तो दैट सिस्टम विल एमिट ए साउंड. ठीक है, उसको ऐसा इस तरीके का बनाया गया. सो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस इन एसी सर्किट्स. व्हेन अ पर्सन carrying anything metal, anything made of metal, pass through it, self inductance of coil changes and hence impedance of circuit changes. Which changes current in circuit. Hence circuit emits sound. इसमें इम्पोर्टेंट ये है दैट पर्सन है पासिंग थ्रू ए कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स. रिमेंबर दिस थिंग, दैट डोरवे जो है, वे इज मेड ऑफ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स. ठीक है ना, बिकॉज यू आर पासिंग थ्रू दैट डोर विच इज मेड अप ऑफ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स. तो अगर आप कुछ मेटल का लेके जा रहे होगे तो वो सेल्फ इंडक्टेंस जो है कॉइल की वो चेंज हो जाएगी, बिकॉज यू आर पासिंग थ्रू ए कॉइल इनफैक्ट. ठीक है ना, आप एक इंडक्टर में से पास कर रहे हो, वो इंडक्टर बना हुआ है वहाँ पे, वो उन्होंने बनाया हुआ वहाँ पे कॉइल ऐसे उसके अंदर सिस्टम के साथ बनाई होगी. ठीक है बेटा, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी भी पूछा जा सकता है. ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आते हैं. Can the voltage drop cross the inductor or capacitor in series LCR circuit be greater than the applied voltage of AC source. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है कि वोल्टेज ड्रॉप जो है इंडक्टर और कैपेसिटर में सीरीज एलसीआर में ग्रेटर हो सकता है. यस, वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर इन सीरीज LCR circuit be greater than applied voltage. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जो भी वोल्टेज ड्रॉप है ये पॉसिबल है
ऐसे इसलिए होते हैं बिकॉज हमें ये क्लियर है कि हम उसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, और वो उनके अंदर फेस डिफरेंस होता है, तो वो फेस के साथ ही ऐड होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, दिस इज बिकॉज दीज voltages are not in phase and these cannot be added डायरेक्टली, सीधा डायरेक्टली उसको ऐड नहीं कर सकते हम। ठीक है ना, डायरेक्टली उसको ऐड नहीं करेंगे हम, डायरेक्टली उनको ऐड नहीं कर सकते। दीज कैन नॉट बी एडेड डायरेक्टली। सो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो इंडक्टर और कैपेसिटर में ज़्यादा हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। और वो इसलिए भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि इन वोल्टेजेस को हम फेस के साथ ऐड करते हैं, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9th। बेटा क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो वोल्टेज होती है इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस, वीएल वीसीएम लेते हैं ना, तो वो क्या ज़्यादा हो सकती है अप्लाइड वोल्टेज से? हाँ, आंसर है हो सकती है ज़्यादा। ज़्यादा इसलिए हो सकती है अप्लाइड वोल्टेज से क्योंकि फेस डिफरेंस होता है ना, आपको पता है ना, वो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते उसको। जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस, वो अप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हम, आपको मालूम है ना हम ऐड कैसे करते हैं उसको, ऐसे लिख लो, या आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप लिख लो। ठीक है, जब ऐसे बात करेंगे तो वो आरएमएस ही होता है। तो आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ज़्यादा हो सकता है क्योंकि हम उनको डिफरेंस लेते हैं ना, आपको ध्यान होगा वी नेट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, अंडर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो वो डिफरेंस हो रहा है वैसे भी वहाँ पे ना, वो ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट लिख लेते हैं, a lamp is connected in series to a capacitor. Predict your observations. Predict your observations for DC and AC connections. What happens in each case? What happens in each case? What happens in each case if capacitance of capacitor is reduced? ठीक है जी, ये क्लियर हुई बात आपको? तो अभी क्या है, वो कह रहा है कि लैंप जो है इट इज कनेक्टेड इन सीरीज टू ए कैपेसिटर, कैपेसिटर के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं एक लैंप को। तो लैंप इज बेसिकली अ रेजिस्टेंस, लैंप इज एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं व्हेन डीसी इज कनेक्टेड as soon as capacitor is charged no current flows। ठीक है, नो करंट फ्लोस, सबको पता है कि डीसी करंट के अंदर कैपेसिटर जो वो ब्लॉक कर देता है उसको। नो करंट फ्लोस,
ठीक है, तो बिकॉज नो करंट फ्लोज, तो अगर हम कैपेसिटर को चेंज करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है, सो नो चेंज occurs if capacitor is reduced, if capacitance is reduced। और अगर हम AC को यूज करते हैं इसमें, when AC is used, alternating current is connected, then lamp glows on reducing capacitance, impedance increases, therefore current decreases। ये आप देख सकते हैं ना, जैसे ही कैपेसिटेंस आप रिड्यूस करेंगे, एक्स सी क्या होता है, 1/ω c, सी कम हो गया तो एक्स सी बढ़ जाएगा, एक्स सी बढ़ जाएगा तो जेड में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर आएगा, एक्स सी बढ़ गया तो जेड बढ़ गया, तो आई की वैल्यू होती है V/Z, जेड बढ़ गया तो करंट बढ़ गया। ठीक है, देयरफॉर जो ग्लो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ग्लो ऑफ लैम्प रिड्यूसेस, ग्लो ऑफ लैम्प इज रिड्यूस्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्केच ग्राफ showing the variation of impedance LCR circuit with frequency of applied voltage। ठीक है ना, तो इसको आपको डायरेक्टली लर्न करना है। Z की वैल्यू तो आपको बताइए, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ω c का स्क्वायर है, और ओमेगा जो है दैट इज 2π म्यू। तो अगर हमें Z वर्सेस फ्रीक्वेंसी अगर हमें लिखना है तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी जिसपे Z की वैल्यू मिनिमम होती है, Z मिनिमम। ठीक है, आपको डायरेक्टली ये बनाना है, तो आप इसको अभी के लिए ध्यान रख लीजिए। Z वर्सेस म्यू जब भी आपको पूछा जाएगा तो इस तरीके से बना के देखना। ठीक है, आपको ध्यान होगा मैंने करंट वर्सेस म्यू बनाया था तो वो इसका उल्टा था, करंट मैक्सिमम होता है। ठीक है ना, ये इस तरीके से आपको बना के दिखाना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं इसमें। लाइट बल्ब and an open coil inductor are connected to an AC source a key as shown। The switch is closed and after some time an iron rod is
placed into inductor. इंडक्टर में एक आयरन रॉड प्लेस कर दी हमने. Then what happens to glow of bulb? What happens to glow of bulb? Whether it increases or decreases. Or decreases. ठीक है. Now what is your answer if AC source is replaced by DC source? ठीक है जी. आइए अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम. ऐसे करते हैं हम. जब इस तरह से इसको ये सर्किट भी बना लेंगे. ठीक है ना. दिस इज की के, ये बल्ब है, ये इंडक्टर है. तो इसके अंदर हम एक ध्यान रखते हैं कि व्हेन आयरन रॉड इज प्लेस्ड inside inductor, then value of inductance increases and hence impedance increases. Therefore current in circuit decreases. Therefore glow of bulb decreases. Therefore glow of bulb decreases. ठीक है. अगर इसमें if DC source is used, then glow of bulb is much more as compared to AC. ठीक है. ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जो इंडक्टर होता है वो डीसी की प्रेजेंस में शॉर्ट हो जाता है. ठीक है. तो दिस हैपन्स बिकॉज, ऐसे बताएंगे, बिकॉज इंडक्टर डज नॉट शो एनी रेजिस्टेंस. प्योर इंडक्टर towards DC after some time. कुछ समय के बाद वो शो नहीं करता उसको. ठीक है ना. और now on putting iron rod, no effect is seen. क्योंकि जब वो कुछ उसको अपोज ही नहीं कर रहा तो कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा इन केस ऑफ डीसी. ठीक है ना. डीसी की बात कर रहे हैं. ठीक है बेटा. आप ध्यान रखिए इसमें, अगर हम डीसी सोर्स हम यूज करते हैं तो बल्ब एकदम से ग्लो कर जाएगा, और अगर हम उसमें कोई आयरन रॉड वगैरह प्लेस करेंगे इंडक्टर में, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ऐसा इसलिए भी होता है बिकॉज जो इंडक्टर है वो डीसी में अगर हम इंडक्टर यूज करते हैं तो वो कोई उसको ऑफर नहीं करता रेजिस्टेंस कुछ समय के बाद. वेरएज एसी में तो करता ही है, तो क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है ना I = E/Z करके, तो उसमें तो कर ही रहा है. बट डीसी में ऐसा नहीं है. ठीक है. क्लियर है बेटा.
तो बस बेटा आज के लिए हम इतना ही करेंगे। चैप्टर कम्प्लीटली फिनिश्ड है हमारी तरफ से। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।